प्रिय छात्र छात्राएं, आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन इकोनॉमी के विषय में जानेंगे कि इंडियन इकोनॉमी में क्या क्या पढ़ना होता है और इस विषय को हम पढ़ें कैसे, जिससे कि परीक्षाओं में सही से अधिक प्रश्नों का हम सही उत्तर कर सकें। आप इकोनॉमी के क्वेश्चन को देखे होंगे। इकोनॉमी में प्रश्न दो प्रकार से पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न ट्रेडिशनल होते हैं जिससे प्रश्नों को लाया जाता है और कुछ प्रश्न करेंट अफेयर्स से जोड़कर लाया जाता है। देश दुनिया में करेंट अफेयर्स में भी इकोनॉमी महत्वपूर्ण होता है। इससे संबंधित बातें अक्सर आते रहती हैं, तो प्रश्न का एक हिस्सा इस सेक्शन से भी उठाया जाता है। इसलिए जब भी हम इकोनॉमी पढ़ते हैं तो करंट पर हमारी नजर होना आवश्यक होता है। इसे हम अनदेखा करके इकोनॉमी को नहीं पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जानें इकोनॉमी में हमें पढ़ना क्या क्या है, किन किन बातों को हम पढ़ते हैं जिससे हमारे प्रश्न का उत्तर सही बन पाता है। जो सबसे पहली बात होती है इकोनॉमी में पढ़ने की, उसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित बात को जानते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था कितने प्रकार का होता है? आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। जैसे भारत को ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहने का क्या कारण है? इसी प्रकार विकसित, विकासशील और अविकसित या अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के विषय में पढ़ते हैं। खुली और बंद अर्थव्यवस्था होती है तथा विश्व बैंक ने प्रति व्यक्ति आय के आधार पर भी अर्थव्यवस्था को 4 हिस्सों में बांटा है। जैसे निम्न आय वाली अर्थव्यवस्था, निम्न मध्य आय वाली, उच्च मध्य आय वाली और ऊंची आय वाली अर्थव्यवस्था। फिर अर्थव्यवस्था में आप सेक्टर के विषय में जानते होंगे, पढ़ते होंगे। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र, कोर सेक्टर, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। अक्सर कहा जाता है कि बिहार के विकास में सबसे बड़ा अवरोध यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर का, आधारभूत संरचना का नहीं होना है। तो ये सब जो बातें होती हैं अर्थव्यवस्था से संबंधित, सबसे पहले थोड़ा इसके विषय में जानना जरूरी होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय आय। इसमें राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं और राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सबसे पहले हम जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को जानते हैं। फिर जीडीपी से ही हम जीएनपी निकालते हैं, जीएनपी से फिर एनएनपी निकालते हैं, जोड़ घटाव करना होता है, और फिर एनएनपी से ही नेशनल इनकम की प्राप्ति होती है। जब नेशनल इनकम की प्राप्ति हो जाती है तो उसी से हम लोग पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को प्राप्त करते हैं। तो ये फार्मूला होता है जिसमें आपको जीडीपी जानने पर जोड़ घटाव करने से हम लोग नेशनल इनकम तक पहुंच जाते हैं। थोड़ा सा यहीं पर विकास की कुछ अवधारणाओं, जैसे आर्थिक समृद्धि क्या होता है, आर्थिक विकास क्या होता है, समावेशी विकास किसे कहते हैं और सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहा जाता है, थोड़ी बातें इसके भी विषय में जानते हैं। आजकल आप देखते होंगे, खासकर बीपीएससी के मेंस में 2 बार पूछा है, समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं। सतत विकास आज के संदर्भ में विकास का एक महत्वपूर्ण अवयव बनकर उभरा है। वैश्विक स्तर पर इस पर लगातार चर्चा हो रही है, तो इसे जाना जाता है राष्ट्रीय आय में। इन्हीं बातों को देखते हैं। इसके बाद थोड़ी बात गरीबी की भी की जाती है। हालांकि गरीबी से संबंधित आंकड़े पिछले कई वर्षों से भारत सरकार ने जारी नहीं किया है, लेकिन यूएनडीपी के द्वारा गरीबी से संबंधित एमपीआई
बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया जाता है, या फिर यूएनडीपी ही मानव विकास सूचकांक जारी करता है, जिसके 3 अवयव होते हैं: आय, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा, एवरेज लाइफ। गरीबी के बाद एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ना होता है, वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी से प्रश्न उठाए जाते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है, जैसे चक्रीय बेरोजगारी, घटनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, प्रचंड या छिपी हुई बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, इससे प्रश्न उठाए जाते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। विकल्प में आपको वही उन्हीं बातों का उल्लेख किया जाता है जिसमें से एक विकल्प सही होता है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट से संबंधित कोई आंकड़ा यदि चर्चा में है, जैसे 2019 में यह कहा जा रहा था कि 45 वर्षों में बेरोजगारी ने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया और उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। 60% से ऊपर भारत में बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो इस संदर्भ में भी प्रश्न उठाए जा सकते हैं। बेरोजगारी बढ़ने के बाद इसमें मुख्य रूप से टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ही पढ़ना होता है और इसी से प्रश्न पूछे भी जाते हैं। इसके बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपको करना है कृषि। कृषि से प्रश्न पूछे जाते हैं, 65वीं में भी पूछे गए थे, 64वीं में भी पूछे गए थे। प्राय हर परीक्षा में 1-2 सवाल कृषि से पूछे जाते हैं। जैसे 65वीं में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन कृषि क्षेत्र में प्रत्यक्ष ऋण देने वाली संस्था नहीं है। तो कृषि में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, थोड़ा इसे जानते हैं। फसल के प्रकार को जानते हैं। अक्सर किसी फसल का नाम दे देगा और पूछ देगा कि ये कौन सी फसल है, खरीफ है, रबी है, मौसमी है, वाणिज्यिक है, कुछ भी ऑप्शन दे सकते हैं। इसके बाद हरित क्रांति को पढ़ना होता है। आप जानते हैं कि 1966-67 में भारत में पहली हरित क्रांति हुई थी और इसी हरित क्रांति के फलस्वरूप हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हुए थे। फिर यहीं पे हम लोग न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी पढ़ते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण CACP के द्वारा किया जाता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। और 65वीं की परीक्षा में आपको याद होगा कि MSP का निर्धारण कौन करता है, ये प्रश्न पूछा गया था। इसके अतिरिक्त अन्य भी मूल्य के विषय में पढ़ते हैं। एक तो MSP हुआ ही, न्यूनतम समर्थन मूल्य, फिर वसूली मूल्य भी जानते हैं, लेवी मूल्य होता है, प्रशासित मूल्य होता है, निर्गम मूल्य होता है और बाजार मूल्य होता है। इन मूल्य से भी, जैसे वसूली मूल्य से भी एक बार प्रश्न पूछा गया है, ऐसे ज्यादातर MSP से ही, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि क्षेत्र में साख की क्या सुविधा है, ऋण देने की क्या सुविधा है, इससे प्रश्न उठाए जाते हैं, जैसा कि 65वीं में उठाया गया था। और इसमें 2 तरह की संस्थाएं, एक संस्थागत ऋण दिया जाता है, दूसरा गैर संस्थागत ऋण होते हैं। गैर संस्थागत ऋणों में सेठ, साहूकार, महाजन, सूदखोर इत्यादि को शामिल किया जाता है, जबकि संस्थागत ऋण में बैंक देते हैं, वाणिज्यिक बैंक देते हैं, सहकारी बैंक देते हैं, भूमि विकास बैंक देते हैं, सरकार स्वयं देती है और नाबार्ड देता है। किसी क्षेत्र में ऋण देने वाली सर्वोच्च संस्था नाबार्ड ही है और नाबार्ड किसानों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण नहीं देता है, ये बैंकों के माध्यम से या सहकारी बैंकों के माध्यम से दिया जाता है। तो किसी ऋण का की क्या व्यवस्था है, ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विभिन्न मूल्य के विषय में, जिसमें MSP भी है, वसूली भी है, निर्गम भी है, लेवी भी है, प्रशासित भी है और बाजार मूल्य भी होता है। क्या होता है, इसी को जानना होता है। फिर कृषि से संबंधित कुछ योजनाएं, जैसे किसान सम्मान निधि योजना 2019 में शुरू किया गया, जिसमें किसान को प्रतिवर्ष 6,000 रुपया 3 किस्तों में देने का प्रावधान किया गया है। अन्य भी योजनाएं चलती है, जैसे स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड योजना है, बीमा योजना है। तो ये सब जो साथ में योजनाएं चलती हैं, जो करंट में आते रहता है, इसके विषय में भी जानकारी लेना आवश्यक रहता है, जानकारी रखनी आवश्यक होती है, इसलिए कि इससे प्रश्न उठाए जाते हैं।
इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक उद्योग के भी विषय में पढ़ते हैं। उद्योग, इसमें औद्योगिक नीति जो 91 का आया था, जिसे नई औद्योगिक नीति कहा जाता है, जिसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में लाइसेंसिंग प्रथा को कम करने की शुरुआत हुई। सरकार संरक्षित उद्योगों की संख्या कम किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में विनिवेश की प्रक्रिया शुरू हुई। थोड़ा इसके विषय में जानना होता है। फिर विनिवेश क्या है और किस प्रकार विनिवेश किया गया है, थोड़ा उसे भी जानते हैं। इसी सेक्शन में हम लोग लघु औद्योगिक क्षेत्र, जिसे MSME कहा जाता है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ये एक बड़ा सेक्शन है भारत में। भारत में कुल जो औद्योगिक इकाई है उसका 90% से अधिक हिस्सा MSME में स्थित है। इतना ही नहीं, वर्तमान में ये क्षेत्र देश में लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार, 12 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है और देश में MSME की लगभग 45 लाख इकाइयां मौजूद है। तो एक बड़ा सेक्शन है रोजगार को लेकर, निर्यात को लेकर। भारत के कुल निर्यात व्यापार में 40% की हिस्सेदारी MSME की होती है। अभी कोरोना संकट की वजह से जो लॉकडाउन हुआ और जो अर्थव्यवस्था की फजीहत हुई है, बेरोजगारी बढ़ी है, क्रय शक्ति लोगों की न्यूनतम स्तर पर आ गई है, इससे निपटने के लिए भारत सरकार ने सबसे अधिक भरोसा MSME पर ही किया है। जो 20 लाख करोड़ का पैकेज भारत सरकार ने घोषित किया है, उसमें अकेले 3 लाख करोड़ रुपया MSME को देना है, देने की योजना है, ताकि इस क्षेत्र में बड़े क्षेत्र का विकास हो, बड़े पैमाने पर इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों का सृजन किया जा सके। भारत में मेक इन इंडिया अभियान को सफल बनाने में इस क्षेत्र की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यूके सिन्हा समिति इस क्षेत्र के विकास के लिए गठित हुआ था, जिसकी रिपोर्ट दिसंबर 2019 में आ चुकी है। 59 मिनट में 1 करोड़ का लोन योजना इस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है। तो तमाम तरह के प्रयास किए गए हैं। थोड़ा सा महत्व के साथ साथ हमारी अर्थव्यवस्था में महत्व क्या है के साथ साथ अभी रिसेंट में सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था में जो MSME पर ही दिया जाता है, आपको उस पर भी ध्यान रखना होगा। उद्योग के बाद 2 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जिससे पॉलिटी में अधिक प्रश्न पूछने, इकोनॉमी में अधिक प्रश्न पूछने की संभावना होती है। उसमें से पहला टॉपिक होता है सार्वजनिक वित्त। सार्वजनिक वित्त, इस टॉपिक को 2 हिस्सों में बांटकर पढ़ते हैं। एक कर व्यवस्था के विषय में पढ़ते हैं और दूसरा बजट के विषय में पढ़ते हैं। कर व्यवस्था में प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर या फिर प्रतिगामी, प्रगतिशील, आनुपातिक या अधोगामी कर, विशिष्ट कर या फिर मूल्यानुसार कर, यानी विभिन्न करों के विषय में पढ़ा जाता है। किस कर से भारत सरकार को कितनी आमदनी होती है उसके जानते हैं। और फिर जो कर सुधार किए गए हैं देश में, जो चलैया समिति से शुरू हुआ और अंत में अभी GST लागू किया गया है, इसी टॉपिक में हम लोग GST को भी पढ़ते हैं। विभिन्न करों के विषय में पढ़ते हैं, यानी करों से संबंधित जो भी बातें होती है वो इसी टॉपिक में पढ़ा जाता है। इस टॉपिक का दूसरा हिस्सा सार्वजनिक वित्त होता है, बजट होता है। बजट में विभिन्न जैसे आय के स्रोत हैं, बजट में व्यय के स्रोत हैं। आय के स्रोत में आप देखेंगे बजट हर साल पेश होता है। बजट हर साल अभी फरवरी महीने के पहले कार्य दिवस को पेश हो रहा है। इससे पहले फरवरी महीने के अंतिम कार्य दिवस को पेश होता था।
बजट में आप आय के स्रोत देखेंगे तो राजस्वगत आय होता है और पूंजीगत आय होती है। राजस्वगत आय भी दो प्रकार का होता है, कर राजस्व और कर भिन्न राजस्व। तो सबसे पहले राजस्वगत आय क्या होता है, फिर पूंजीगत, फिर कर से होने वाली आय क्या है, गैर कर आय क्या होती है। आय का दूसरा हिस्सा पूंजीगत आय होती है। पूंजीगत आय में उधार भी शामिल होता है, गैर उधार ऋण भी शामिल होता है, गैर बिना लायबिलिटी वाले उधार को भी शामिल किया जाता है। विनिवेश से प्राप्त धन को भी पूंजीगत आय में ही शामिल करते हैं और साथ में जो ऋण की वापसी होती है वो भी पूंजीगत आय में ही शामिल होता है। इसी प्रकार आप व्यय के स्रोत में देखेंगे, व्यय भी राजस्वगत व्यय होता है, पूंजीगत व्यय होता है। और इसी प्रकार से फिर बजट के अंत में हम विभिन्न प्रकार के घाटों को पढ़ते हैं, जैसे राजस्व घाटा, पूंजी घाटा, बजट घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा। तो कई प्रकार के घाटे को भी पढ़ते हैं। इकोनॉमी में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सेक्शन मुद्रा और बैंकिंग होता है। इसमें देश में सबसे पहले पढ़ते हैं देश में मौजूद बैंकिंग व्यवस्था को। बैंकिंग व्यवस्था में आरबीआई से शुरुआत करते हैं, फिर वाणिज्यिक बैंक को पढ़ते हैं, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, बैंकिंग सुधार, बैंकिंग से संबंधित जैसे वित्तीय समावेशन हुआ, प्राथमिक ऋण, प्राथमिक क्षेत्र ऋण नीति हुआ। तो कुछ अन्य बातों को भी पढ़ते हैं और भारत में मौजूद पूरे बैंकिंग स्ट्रक्चर को पढ़ा जाता है। जबकि दूसरे हिस्से में मुद्रा को पढ़ते हैं। मुद्रा क्या होती है, मुद्रा का प्रकार पढ़ते हैं, मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार पढ़ते हैं। यहीं पे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज के भी विषय में पढ़ते हैं और साथ में यहीं पर निवेश संस्थाएं LIC, GIC को भी पढ़ते हैं। तो पूरा मुद्रा और बैंकिंग से संबंधित बातों को यहां पढ़ा जाता है। मुद्रा और बैंकिंग के बाद फिर पढ़ते हैं आयोजन। इसमें हम लोग प्लानिंग के विषय में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्लानिंग पहले पढ़ते हैं, आदेशात्मक, निर्देशात्मक और रोलिंग प्लान को जानते हैं। फिर भारत में आयोजन की पृष्ठभूमि को जाना जाता है। फिर भारत में जो 1 से लेकर 12 तक योजनाएं चली हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। तो 1 से लेकर 12 योजना तक क्या विशेषताएं रही हैं। किसी के मॉडल से प्रश्न पूछा जाता है, जैसे पहली और दूसरी योजना में मॉडल महत्वपूर्ण है। हेराल्ड डोमर पर पहली योजना आधारित थी, नेहरू महालनोबिस पर दूसरी योजना आधारित रही है। तीसरी योजना भारत की अब तक की सबसे असफल योजना मानी जाती है। चौथी योजना में हमने आत्मनिर्भरता का नारा दिया था। 5वीं योजना गरीबी हटाओ से संबंधित है। 6ठी योजना, 7वीं योजना में हमने ग्रोथ रेट को अनुमान से अधिक पाया है या अनुमान के अनुरूप पाया है। भारत में योजना की प्रकृति, उसके स्वरूप में परिवर्तन 8वीं योजना से होती है, जब आदेशात्मक के स्थान पर निर्देशात्मक आयोजन की शुरुआत हुई। यानी आदेशात्मक आयोजन ऐसा होता है जिसमें सरकार का नियंत्रण अधिक होता है, निर्देशात्मक आयोजन ऐसा होता है जिसमें सरकार का नियंत्रण कम होता है। 1 से लेकर 7 तक की योजनाओं में सरकार का नियंत्रण अधिक रहा है। 8वीं से सरकार का नियंत्रण कम हो गया है और निजी क्षेत्रों की भूमिका को बढ़ाया गया है। 8वीं योजना उदारीकरण के दौर की पहली योजना रही है। 9वीं योजना समानतापूर्ण वितरण के सिद्धांत, न्यायपूर्ण वितरण के सिद्धांत पर आधारित रही है। 11वीं और 12वीं योजना का मुख्य उद्देश्य समावेशी विकास रखा गया था। तो इस प्रकार हम लोग योजना की विशेषताओं को पढ़ते हैं। इससे अभी भी प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न और भी होता है इससे, जैसे नाबार्ड की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई। आप लोगों से 65वीं में पूछा गया था
कि ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत किस योजना के तहत की गई, रूरल डेवलपमेंट स्कीम के विषय में। तो ऐसे करके अगर योजना के, जैसे मान लो कि बैंकों का 19 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस योजना में किया गया, गरीबी हटाओ का नारा किस योजना में दिया गया, किस योजना को समय से 1 वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न प्लानिंग से पूछे जाते हैं। प्लानिंग के बाद जो हम लोग पढ़ते हैं वो मुद्रास्फीति को पढ़ते हैं। इसकी चर्चा अक्सर रहती है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इन्फ्लेशन का कारण क्या है, इन्फ्लेशन का प्रभाव क्या पड़ता है, इन्फ्लेशन को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। इन्फ्लेशन में आप देखते होंगे खुदरा मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक। खुदरा मूल्य सूचकांक खुदरे मूल्य पर आधारित होता है, थोक मूल्य सूचकांक थोक मूल्य पर आधारित होता है। यह भी पूछा जाता है कि खुदरा मुद्रास्फीति या खुदरा मूल्य सूचकांक जारी कौन करता है और थोक मूल्य सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। आपको मालूम है कि थोक मूल्य सूचकांक से संबंधित रिपोर्ट उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी होता है, जबकि खुदरा मूल्य सूचकांक का रिपोर्ट योजना क्रियान्वयन, सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय से जारी करता है। तो इस तरीके से प्रश्न मुद्रास्फीति में पूछे जाते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द भी होता है, जैसे मान लो मुद्रास्फीति है, इसका ठीक उल्टा मुद्रा संकुचन होता है, डिफ्लेशन होता है, रिफ्लेशन होता है, डिसइंफ्लेशन होता है। इन सब बातों को भी यहाँ हम देखते हैं। एक स्टैगफ्लेशन भी होता है। स्टैगफ्लेशन का मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था में ग्रोथ रेट स्थिर रहता है, फिर भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। जबकि अर्थशास्त्र के सामान्य सिद्धांत के अनुसार यदि ग्रोथ रेट है, अगर इन्फ्लेशन है तो ग्रोथ रेट रहेगा ही, लेकिन ग्रोथ रेट रुका हुआ है फिर भी इन्फ्लेशन है, इसी को स्टैग इन्फ्लेशन कहा जाता है, जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत के विपरीत है। मुद्रास्फीति के बाद एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं, विदेशी व्यापार। इसी में व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन का चालू खाता, भुगतान संतुलन का चालू खाता, भुगतान संतुलन के पूंजी खाता, इन सब के विषय में जानते हैं। आप पढ़ते होंगे पेपर में कि भुगतान संतुलन के चालू खाते का घाटा बढ़ गया या घट गया। तो चालू खाता क्या होता है, सबसे पहले तो बात जाननी होती है कि व्यापार संतुलन होता क्या है, फिर भुगतान संतुलन क्या होता है। भुगतान संतुलन में केवल व्यापार संतुलन में किसी भी देश का जो अन्य देशों के साथ केवल दृश्य वस्तुओं, यानी जो दिखने वाली वस्तु है, जो स्थान घेरता है, उसके लेन देन का हिसाब शामिल किया जाता है, उसे व्यापार संतुलन कहते हैं। जबकि किसी भी देश का अन्य देशों के साथ जो समस्त लेन देन होता है, यानी दिखने वाला लेन देन, न दिखने वाला लेन देन और पूंजीगत लेन देन, सबको शामिल किया जाता है, उसे भुगतान संतुलन कहते हैं। अब आप कहिएगा कि न दिखने वाला लेन देन क्या होता है। हम कहीं से पेट्रोल मंगाते हैं, कपड़ा मंगवाते हैं, मशीन मंगवाते हैं, ये सभी दृश्य लेन देन होते हैं, दिखने वाला है। लेकिन कहीं से हम टेक्नोलॉजी प्राप्त करते हैं या टेक्नोलॉजी देते हैं, शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं, यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, श्रम, सेवा इत्यादि से संबंधित लेन देन जो बड़े पैमाने पर होता है, जिसे सेवा का व्यापार कहते हैं, तो ये भी लेन देन होता है और इसे ही न दिखने वाला यानी अदृश्य लेन देन कहते हैं। और जो हम ऋण प्राप्त करते हैं या ऋण किसी को देते हैं, जो निवेश हमारे यहाँ प्राप्त होता है या हम जो कहीं निवेश करते हैं, इस प्रकार के जो लेन देन होते हैं, इसे पूंजीगत लेन देन में शामिल किया जाता है। यानी व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल दृश्य मदों के व्यापार को शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन के अंतर्गत दृश्य, अदृश्य और पूंजीगत यानी सभी प्रकार के लेन देन को शामिल किया जाता है।
यहीं पर हम लोग विदेशी मुद्रा भंडार को पढ़ेंगे। अभी हाल में आपने पेपर में देखा होगा, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $500 बिलियन को पार कर गया है। 507 या कुछ दिया हुआ था पेपर में। ये प्रश्न पूछा था 65वीं की परीक्षा में कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है। हालांकि रिपोर्ट जो भी आती है वो डॉलर में आती है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया था वो रुपया में पूछा गया था। तो इसे भी देखते रहना है कि सबसे पहले तो ये जानना होता है कि विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है। और विदेशी मुद्रा भंडार 3 रूपों में रखा जाता है, एक सोना के रूप में, दूसरा विदेशी मुद्रा के रूप में और तीसरा एसडीआर के रूप में। एसडीआर यानी स्पेशल ड्रॉइंग राइट, ये IMF के द्वारा जारी किया जाने वाला प्रतिभूति होता है, गारंटी पत्र होता है, और कोई भी देश विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग कर सकता है। तो इन सब बातों को पढ़ा जाता है विदेशी मुद्रा। फिर मुद्रा की परिवर्तनीयता भी हम लोग यहीं पढ़ते हैं। बीपीएससी में अभी तक 2 या 3 बार मुद्रा की परिवर्तनीयता या रुपए की परिवर्तनीयता से क्वेश्चन पूछा गया है। मुद्रा की परिवर्तनीयता का मतलब ये होता है, आप देखते होंगे $1 इतने रुपया के बराबर हो गए, ये एक्सचेंज रेट होता है। मान लीजिए $1 $70 के बराबर है, तो डॉलर का एक्सचेंज रेट भारत में 70 रुपया हुआ। इसे एक्सचेंज रेट कहते हैं, यानी जिस देश पर अपने देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में और विदेशी मुद्रा एक अपने देश की मुद्रा में बदलती है, उसे ही विनिमय दर या एक्सचेंज रेट कहते हैं। मुद्रा की परिवर्तनीयता में केवल यही जाना जाता है कि जब अपने देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में और अन्य देश की मुद्रा अपने देश की मुद्रा में बिना किसी हस्तक्षेप के मुक्त रूप से बदलती है। हस्तक्षेप यानी सरकार का हस्तक्षेप, RBI का हस्तक्षेप, बिना किसी हस्तक्षेप के मुक्त रूप से बदलती है, उसे ही मुद्रा की परिवर्तनीयता कहा जाता है। भारत में 1994 से चालू खाता पर मुद्रा रुपया पूर्ण परिवर्तनीय है। हालांकि पूंजी खाते पर इसे पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया गया है और इसमें सरकार का RBI का हस्तक्षेप होता है, इसलिए रुपया पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। तो इसी चीज को पढ़ना होता है और इससे प्रश्न उठाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आपको जनसंख्या के विषय में भी पढ़ना होगा। हालांकि जनसंख्या ज्योग्राफी में भी पढ़ा जाता है, दोनों के पढ़ने का तरीका अलग होता है। जनसंख्या वृद्धि का चरण होता है, एक निम्न वृद्धि का चरण होता है जब जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची होती है। फिर तीव्र वृद्धि का चरण होता है जब जन्म दर ऊंची होती है लेकिन मृत्यु दर में गिरावट आ जाती है। और तीसरा स्थिर जनसंख्या का चरण होता है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों निम्न होती है। फिर हम लोग भारत में जनसंख्या वृद्धि का चरण देखेंगे। यहाँ पर 4 चरण है। 1921 तक धीमी वृद्धि का चरण था। 11-21 के बीच तो जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। 21 से 51 तक उच्च वृद्धि का चरण रहा है। 51 से लेकर 71 तक अति उच्च जनसंख्या वृद्धि का चरण रहा है और 71 से लेकर 2011 तक ह्रासमान जनसंख्या वृद्धि का चरण रहा है। कहने का मतलब ये कि हमारी जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जनसंख्या के वृद्धि दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। जैसे 2001 में हमारी जनसंख्या वृद्धि दर 21.54% थी, जो 2011 में घटकर 17.64% हो गई, यानी 3.9% की गिरावट दर्ज की गई है। फिर हम लोग जनगणना 2011 की विशेषताओं को पढ़ते हैं। सबसे बड़ा राज्य में कितना है, इसमें स्त्री कितने हैं, पुरुष कितने हैं, ग्रामीण कितने हैं, शहरी कितने हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, सबसे कम वाले कौन से हैं, लिंगानुपात कहाँ है, कितना है, कैसे है। फिर साक्षरता दर पढ़ते हैं। ये सब बातों को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात देखने वाली है कि जो जनगणना से संबंधित प्रश्न होते हैं
आप देखिएगा क्वेश्चन 1-2 जरूर रहते हैं, उसमें बिहार की जनसंख्या से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो हम एक बार इसे तैयार करते हैं तो अगले 10 वर्षों तक ये हमारे साथ रहेगा, क्योंकि 10 वर्ष में तो बदलना है नहीं। अब जैसे 2021 में जनगणना होनी है, तो इस जनगणना के फॉर्मेट को ध्यान में रखना होगा। अगले 10 वर्षों तक विभिन्न परीक्षा में उसी से प्रश्न उठाए जाएंगे। पूछ देता है बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, सबसे कम जनसंख्या किस जिले का है। तो थोड़ा अभी तक तो 2020 तक की जो परीक्षाएं होंगी उसमें तो वही डाटा चलना है, लेकिन 21 में डाटा में पुनः बदलाव होना है, उसको तैयार करना होता है। तो यही टॉपिक इकोनॉमी में पढ़ने होते हैं। इसमें से कुछ टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे बैंकिंग और मुद्रा का टॉपिक। इसी में हम लोग CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इत्यादि को पढ़ते हैं। इससे प्रश्न उठाए जाते हैं। सार्वजनिक वित्त से प्रश्न जरूर रहते हैं, मुद्रा बैंकिंग से प्रश्न जरूर रहेंगे, राष्ट्रीय आय से प्रश्न होते हैं, कृषि से संबंधित प्रश्न होते हैं और विदेशी व्यापार से संबंधित प्रश्न होते ही हैं। जनसंख्या से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो लगभग इतने ही टॉपिक होते हैं जिससे प्रश्न उठाए जाते हैं। और इनको चूंकि बेसिक कंसेप्ट हमारा यहीं से क्लियर होगा, तभी हम आगे इकोनॉमी को पढ़ पाते हैं। इसलिए इतने पर पकड़ बनाना हर स्टूडेंट के लिए आवश्यक होता है। आप इतने को पढ़ें, बेहतर तरीके से पढ़ें और साथ में करंट के साथ हमेशा जोड़कर पढ़ें। अब जैसे 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाने की प्रक्रिया चल रही है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में कितने बैंक हैं? स्वाभाविक है कि जब वो विलय हो जाएगा, 6 बैंक समाप्त हो रहे हैं, 18 था, तो अब सार्वजनिक क्षेत्र में यानी सरकार के अधीन बैंकों की संख्या अब 12 रह जाएगी। इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय और देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किया गया। आप यूं कह सकते हैं कि देना बैंक और विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मिला दिया गया। तो उस समय भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो 20 थे, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आज से 3 साल पहले 21 हुआ करते थे, जिसमें 19 राष्ट्रीयकृत बैंक थे, एक SBI था और एक IDBI था। IDBI का 50% शेयर सरकार ने LIC के हाथों बेच दिया, तो 20 रह गए। फिर देना बैंक और विजया बैंक का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय कराया गया, 18 रह गए। अब 10 बैंकों को मिलाकर 4 बैंक बनाए जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है 6 बैंक समाप्त होंगे, तब सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की संख्या 12 रह जाए। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर आप एक चीज देखते होंगे, मौद्रिक नीति हम लोग पढ़ते हैं, मौद्रिक नीति से प्रश्न पूछे जाते हैं। मौद्रिक नीति में आप देखते होंगे, एक बार जैसे पूछा है 63वीं या 64वीं में कि मौद्रिक नीति की समीक्षा वर्ष में कितने बार होती है? अभी त्रैमासिक होता है, वर्ष में 4 बार किया जाता है। सर 2 मास पर ही किया जा रहा है और वर्ष में 6 बार होता है। प्रश्न पूछा है कि कितने समय अंतराल पर मौद्रिक नीति की समीक्षा की जाती है? स्वाभाविक है 2 माह हो। तो ऐसे करके करंट से भी प्रश्न उठाए जाते हैं। लेकिन मौद्रिक नीति की घोषणा जब भी होती है तो CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इत्यादि को रिवाइज किया जाता है। वो कितना हुआ ये प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि हर 2 माह के बाद बदलना है। जिस समय क्वेश्चन सेट किया गया और जिस समय पूछा जा रहा है अंतर हो सकता है। इसलिए ऐसे में अपने समय को नहीं बर्बाद करना है, उलझना नहीं है। हाँ, ये 5 शब्दावली का मतलब क्या है, इससे प्रश्न पूछा जाएगा। CRR किसे कहते हैं, SLR किसे कहते हैं, बैंक रेट किसे कहते हैं, रेपो रेट किसे कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट किसे कहते हैं। आप बजट प्रत्येक साल आता है, बजट में लंबे चौड़े आंकड़े होते हैं। बजट से पहले एक दिन पहले आर्थिक समीक्षा भी आती है। हम लोगों के लिए उसमें थोड़े बहुत काम के आंकड़े होते हैं, तथ्य होते हैं, इसे जानना होता है। जैसे राजकोषीय घाटा सबसे अधिक बार पूछा है, राजकोषीय घाटा कितना तय किया गया है इस साल के बजट में, ये पूछा जा सकता है।
फिर उसी में आप देखते होंगे जब बजट आता है तो पाई चार्ट बनाकर वो जो गोल वाला होता है दिखाया जाता है कि सरकार को किस टैक्स से कितनी आमदनी हो रही है। विशेषकर निगम कर पूछा जाता रहा है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से लगता है कि 2 दशक हो गए भारत सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत निगम कर ही रहा है। यह प्रश्न कम से कम विभिन्न परीक्षाओं को अगर मिला दीजिए तो 25 बार से अधिक पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों पर ध्यान देना है जिससे कि प्रश्न पूछे जाते हैं। जीएसटी अभी नया लाया गया है, इससे प्रश्न उठाए जा सकते हैं। निगम कर में जो ये कोरोना संकट से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार ग्रोथ रेट में गिरावट आ रही थी, जिसे आर्थिक सुस्ती का दौर नाम दिया गया था, मंदी का नाम नहीं दिया जा रहा था। तो उस आर्थिक सुस्ती से निपटने के लिए सरकार ने निगम कर यानी कॉर्पोरेट टैक्स, इसी को कंपनी कर भी कहा जाता है, सरकार ने 10% की गिरावट की। इस स्थिति में यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि किस कर के दरों में भारी कटौती सरकार ने किया है। 25 से 15 किया गया, 10% की कटौती है। तो ऐसे करंट में जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। बैंकिंग सुधार हुआ, कर सुधार हुआ, बीमा सुधार हुआ, तो ये सब रहता है। कुछ आंकड़े वाले भी प्रश्न होते हैं। सामान्य आंकड़ों का अध्ययन हम आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत दूर जाकर हम आंकड़ों का अध्ययन करें, ये शायद एक स्टूडेंट के लिए, हम लोगों के लिए संभव नहीं होता है। बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है उसमें। हाँ, सामान्य जानकारी रखना है और उसी सामान्य जानकारी के बल पर हम परीक्षा देंगे, हमारे क्वेश्चन बनेंगे।